हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ मीत सर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमजीज मैथ्स ट्यूटोरियल पे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था रिलेशन क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है उसके बारे में हम सारे इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट यूजफुल कंसेप्ट विच इज फंक्शन। आज हम फंक्शन के बारे में जानेंगे, उसके कितने टाइप होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फंक्शन? तो सबसे पहले फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के ऊपर जाने वाले हैं। तो डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट if each element x belongs to a for a unique element y belongs to b under a rule f then a relation is called a function। फंक्शन को हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं f फ्रॉम a टू b, यानी आपका जो भी इनपुट जाएगा वो सेट a में से जाएगा और जो भी आपको आउटपुट मिलने वाला है वो सेट b होगा। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरीके से समझनी है। हम किसे फंक्शन बोल सकते हैं और किसे फंक्शन नहीं बोल सकते हैं वो ये डेफिनेशन बोलती है। हमें क्या बोला है, आपके पास दो अलग अलग सेट है, सेट ए एंड सेट बी। वो दोनों सेट नॉन एम्प्टी सेट है, यानी दो में से किसी भी एक सेट एम्प्टी नहीं है। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू a फॉर अ यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू b, यानी x की कोई एक वैल्यू के लिए मुझे y का आंसर जो मिल रहा है वो यूनिक आंसर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर तेरे एक से ज्यादा इनपुट होगा तो चलेगा, लेकिन तुझे एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। इसका मतलब एक से ज्यादा एक इनपुट के लिए तेरे पास आउटपुट नहीं होने चाहिए। सर एग्जांपल के तौर पे समझाओ। अच्छा, बट जब मैं एक आपको फंक्शन दिखाता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर के अंदर में एज अ इनपुट वैल्यू ले रहा हूं 0। तो अगर आप इनपुट वैल्यू 0 ले रहे हो तो आपको y का आंसर मिलने वाला है 0। अगर आप इनपुट वैल्यू 1 ले रहे हो तो भी आपको y का आंसर मिलने वाला है 1। अगर आप इनपुट -1 ले रहे हो तो भी आपको आंसर मिलने वाला है 1, क्योंकि हमारा फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर फंक्शन हमें जो भी गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, उसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है स्टूडेंट्स, इससे हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास x की डिफरेंट वैल्यू होगी तो भी y का यूनिक आंसर होगा। सर समझाओ, मैं यहाँ पे इनपुट बेस पे ले रहा हूँ 1, तो y का आंसर क्या मिलने वाला है? सर यहाँ पे दिखाओ मेरे को। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1, योर आंसर इज 1। सर मैं x एज ए इनपुट -1 ले रहा हूँ, ले ले भाई, कोई नहीं। तो y का आंसर क्या होगा? y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ -1, इट विल बी ऑल्सो 1। यानी ये दो इनपुट के लिए मेरा आउटपुट यूनिक था। सर ऐसा भी तो हो सकता है कोई एक इनपुट के लिए मुझे एक ही आउटपुट मिले। हाँ, हो सकता है, कोई नहीं। आपको आंसर जो भी मिलने वाला है वो एक इनपुट के दो, एक से ज्यादा आंसर नहीं होने चाहिए। बस आपको यही बात नोट करनी है, वो आपका हो जाता है फंक्शन। तो ये जो भी रिलेशन मुझे मिला स्टूडेंट्स, इसे हम फंक्शन बोल सकते हैं। उसको रिप्रेजेंट हम इस तरह से करते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली थी, लेकिन अब हम फंक्शन पे बात कर रहे हैं तो हमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है एंड कोडोमेन क्या है वो डेफिनेटली समझना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जेईई एग्जाम के अंदर डोमेन एंड रेंज बेस्ड होते हैं। अगर आपको डोमेन एंड रेंज में अच्छे से समझ नहीं आता तब आप किसी भी फंक्शन को नहीं समझ सकते। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है स्टूडेंट्स कि डोमेन किस तरह से हम तय करते हैं और इसका रेंज किस तरह से तय करते हैं। जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसका कुछ डोमेन होने वाला है और उसी फंक्शन की कुछ आपको रेंज मिलने वाली है। डोमेन का मतलब क्या होता है? सर डोमेन का मतलब होता है मेरा इनपुट, वो हमने कल देखा था। सर रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है तेरा आउटपुट, जो भी तुझे आउटपुट मिल रहा है वो तेरी रेंज हो गई, राइट। तो हम काफी सारे ऐसे फंक्शंस ले सकते हैं जिसकी मुझे डोमेन एंड रेंज मालूम है, राइट। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशन की ओर बात करते हैं। बाद में आपको किसी फंक्शन का एग्जांपल देके समझा दूंगा मैं। फर्स्ट इज डोमेन। द सेट ऑफ ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स
फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट, एफ ऑफ एक्स यानी आपका फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, वो सारी वैल्यूज आपके लिए डोमेन हो जाएगी। आपको समझ आ रहा है, एक्स की वैल्यू आपके लिए डोमेन, इनपुट आपका डोमेन, आप क्वेश्चन में जो भी आपको दिया है वो आपका डोमेन हो जाएगा, और आपको जो भी आंसर्स मिल रहा है वो आपकी रेंज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कोडोमेन के बारे में। द सेट ऑफ बी इज कॉल्ड द कोडोमेन, इट इज डिनोटेड बाय सी एफ। आप देख सकते हो यहाँ पे किस सिंबल से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। Our third definition is range. The set of all f images of the elements of A is called the range of the function. Students, हमें जो भी images मिल रही है वो सारी images मेरे लिए डोमेन हो जाएगी, वो सारी images मेरे लिए रेंज हो जाएगी। सर images का मतलब क्या होगा? images का मतलब तूने जो भी वैल्यू इनपुट की, इनपुट करने के बाद तुझे जो भी मिला वो तेरी इमेज हो जाएगी। इमेज का मतलब सर मेरा आंसर, सर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो y एक्सिस पे तुझे जो भी मिल रहा है वो तेरा आंसर होगा, और y एक्सिस की जितनी भी हाइट है उसे हम बोल सकते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। सर समझाओ इसको अच्छे से। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले हमें एक नोट देखनी है स्टूडेंट्स। द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कोडोमेन में सारे एलिमेंट जो सेट बी में है वो आ जाएंगे, लेकिन रेंज में तो जो हमने इनपुट किया वो इनपुट करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो ही सिर्फ रेंज में आता है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। चलिए स्टूडेंट्स अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको एक अच्छा सा डायग्राम दिख रहा है, इसमें हमें मैपिंग मेथड से इसको सॉल्व किया है। सर मैपिंग मेथड क्या होता है? फंक्शन को दिखाने की एक बहुत अच्छी मेथड, इसे हम मैपिंग मेथड बोलते हैं। यहां से हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे दो सेट गिवन है, सेट ए एंड सेट बी। आपका इनपुट सेट ए से होगा और आपको आउटपुट जो मिल रहा है वो सेट बी से होगा। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स सेट ए में कितने एलिमेंट है? ए बी सी डी, यानी ए सेट के अंदर आपके पास 4 एलिमेंट है, और सेट बी के अंदर सर उसके अंदर भी 4 एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स, और ये जो सी और डी, ये जो मेरा इनपुट है वो 2 इनपुट के लिए मुझे आंसर 1 मिल रहा है। चलेगा, यूनिक आंसर है इसलिए चलेगा। रेडी? अब हम बात करते हैं क्या होता है रेंज, क्या होता है डोमेन एंड क्या होता है कोडोमेन। डोमेन का मतलब आपकी सारी इनपुट वैल्यू। तो आप यहां से देख सकते हो स्टूडेंट्स मेरी इनपुट वैल्यू कितनी थी? ए बी सी एंड डी, दोज आर द इनपुट वैल्यू ऑफ माई फंक्शन। ओके, अब मुझे आउटपुट क्या मिला? सर आपको आउटपुट के तौर पे 1 2 एंड 3, ये 3 ही एलिमेंट मिलते हैं, 4 एलिमेंट आपका आउटपुट नहीं है। लेकिन वो सेट बी के अंदर तो है, आउटपुट नहीं है लेकिन सेट बी के अंदर तो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जो मेरे पास आउटपुट मिलेगा उसे मैं बोलूंगा रेंज। तो आप यहां से देख सकते हो स्टूडेंट्स डोमेन मेरा क्या हो गया? ए बी सी डी। और मुझे जो कोडोमेन मिलता है उसके अंदर हम लिखने वाले हैं सारी एलिमेंट, जो एलिमेंट आंसर्स के फॉर्म में मिल रहे हैं, जो एलिमेंट आंसर्स के फॉर्म में नहीं मिल रहे, वो सारे एलिमेंट, यानी मेरा सेट बी जो है वो मुझे मिल जाएगा एज अ कोडोमेन। ओके, तो मेरा कोडोमेन क्या हुआ? 1 2 3 4। सर रेंज क्या मिली? रेंज का मतलब तो तेरा आंसर हुआ बेटा। मतलब आंसर कौन कौन सा आपको मिल रहा था? 1 2 एंड 3। आपके पास ये 3 आउटपुट वैल्यू है, सिर्फ मेरे पास 3 आउटपुट है यहाँ पे, इसलिए मैं रेंज के तौर पे लिख सकता हूं रेंज ऑफ माई फंक्शन इज 1 2 3। देर आर द 3 एलिमेंट ऑफ रेंज। तो यहां से भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कोडोमेन के अंदर 4 एलिमेंट है, रेंज के अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट है। इसका मतलब कोडोमेन इज अ सबसेट ऑफ रेंज, आप ऐसा बोल सकते हो। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको आइडिया डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो सारे फंक्शंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एल्जिब्रा ऑफ फंक्शन। किस तरह से हमें किसी भी फंक्शन, आपको यहाँ पे एफ एंड जी गिवन है, इसके बीच में हमें कौन सा एल्जिब्रा यूज करना है और उसका डोमेन क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी, उसके बारे में। राइट? तो स्टूडेंट्स अब हम इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं जिसमें आपको 2 अलग अलग फंक्शन गिवन है, यानी आपके पास 2 फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इज एफ, अनदर फंक्शन इज जी। अब आपके पास 2 फंक्शन है, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। कैसे करोगे सर? चलिए देखते हैं। 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकते हैं, 2 फंक्शन डिवीजन में भी हो सकते हैं, 2 फंक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हो सकते हैं। तो सभी के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ एल्जेब्रा है, वो एल्जेब्रा के बारे में हम डिस्कस करते हैं।
आप यहां से देख सकते हो स्टूडेंट्स, लेट एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यू फंक्शन विथ डोमेन एफ एंड डी जी, यानी फंक्शन एफ का डोमेन कौन सा हुआ, डी एफ, फंक्शन जी का डोमेन कौन सा हुआ, डी जी। ओके, अब हम लेते हैं फर्स्ट केस, सम ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड, यानी आपके पास दो अलग अलग फंक्शन गिवन है और दो फंक्शन का आपको सम करना है, तो किस तरह से कर सकते हो, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, यानी इन दोनों का सम करते ही ये किस तरह से बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब क्या करना होगा आपको, ये सारी वैल्यू आपको, ये जो पूरा फंक्शन गिवन है, अगर इसका आपको डोमेन निकालना है तो किस तरह से निकाल सकते हो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इसका डोमेन मुझे मालूम है डीएफ है, और इसका भी डोमेन मुझे मालूम है, वो कौन सा है, डीजी है। अब हमें सिर्फ यही करना है, ये जो दोनों मुझे डोमेन मिलते हैं, इन दोनों डोमेन का जो भी इंटरसेक्टिंग पोर्शन होगा, ये मेरे लिए हो जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी ये फंक्शन का डोमेन मुझे इस तरह से मिल जाएगा। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स किस तरह से हमने निकालना है, राइट? अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, डिफरेंस फंक्शन ऑफ डिफाइंड बाय, यानी आपको दो फंक्शन गिवन है, उसके बीच में डिफरेंस का साइन है, यानी दो फंक्शन डिफरेंस में है, राइट? तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स का डोमेन माइनस जी ऑफ एक्स का डोमेन। सर आंसर मुझे किस तरह से मिलेगा, आपको एफ का डोमेन मालूम है डी एफ, जी का डोमेन मालूम है डी जी, अब इन दोनों डोमेन का आप इंटरसेक्टिंग कर दो, इसका मतलब इन दोनों में से जो भी आपको इंटरसेक्टिंग पोर्शन मिल रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर होगा, वो एफ माइनस जी ऑफ एक्स का, यानी आपको जो भी फंक्शन गिवन है उसी फंक्शन का ये आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड बाय, यानी आपको दो अलग अलग फंक्शन गिवन है, वो दो फंक्शन एक दूसरे में प्रोडक्ट में है, इसका मतलब एफ जी ऑफ एक्स। तो इसका आंसर हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स का डोमेन वो डी एफ था, जी ऑफ एक्स का डोमेन क्या था, डी जी। तो इसका हमें करना है इंटरसेक्शन, यानी ये दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट आ रहे हैं, वो हमें मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन डोमेन, राइट? अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर स्टूडेंट्स, क्वोशिएंट ऑफ अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय, यानी आपको दो फंक्शन गिवन है, वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के डिवीजन में है, यानी एफ बाई जी ऑफ एक्स। इस तरह से आपको कोई फंक्शन गिवन है, इसमें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसके डोमेन को, सर एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं, यस, लेकिन हाँ बेटा तुझे एक कंडीशन फॉलो करनी होगी। कौन सी कंडीशन, तेरा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है स्टूडेंट्स, अगर किसी भी फंक्शन का डोमेन जीरो हो गया, किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो हो गया स्टूडेंट, इसका मतलब हम इसे बोलते हैं अनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, आपको ये बात याद रखनी है। इसका मतलब सर कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर ये जीरो हो रहा है तो वो एलिमेंट हम सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी इसका डोमेन क्या होगा, डी एफ इंटरसेक्शन डी जी ही करना है, लेकिन कौन सा एलिमेंट आपको सबट्रैक्ट करना होगा, जहां पे भी आपका जी ऑफ एक्स जीरो हो रहा है वो सारे एलिमेंट आपको सबट्रैक्ट कर देने होंगे, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं होना चाहिए, ये प्राइमरी कंडीशन है, राइट? और फिफ्थ पॉइंट इज डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी किसी भी फंक्शन आपको स्क्वायर रूट के अंदर गिवन है। सर स्क्वायर रूट के अंदर तो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देखी मैंने, आपने कभी ऐसा देखा है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह से आपको -4 गिवन है, तो इसका तो आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, यानी ये उसकी प्राइमरी कंडीशन हो गई। आपको जो भी टर्म गिवन है स्क्वायर रूट के अंदर वो कैसी होनी चाहिए, एटलीस्ट जीरो से कम नहीं होनी चाहिए, जीरो और मोर देन जीरो कोई भी टर्म होगी तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो उसकी कंडीशन क्या हुई, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जिस दिन भी आपको अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकलना होता है तब। इज इट क्लियर और नॉट? तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अवर नेक्स्ट टॉपिक, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। यहाँ पे हमें दो टाइप के अलग अलग फंक्शन गिवन है। फर्स्ट फंक्शन इज वन फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। सर इसके नाम से ही मुझे पता चल जाता है कि ये फंक्शन किस तरह से होगा। किस तरह से होगा बेटा, वन फंक्शन, यानी हमें एक इनपुट डाला तो हमें एक ही आउटपुट मिला। सर मेनी वन फंक्शन का मतलब मेनी इनपुट के लिए मुझे आउटपुट मिल रहा है वो एक है।
चलिए समझते हैं एक एक फंक्शन को। सबसे पहला गिवन है 1 1 फंक्शन। अ फंक्शन फ्रॉम a to b is said to be 1 1 if different element of a have different image in b। यानी यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास दो अलग अलग सेट गिवन है। ये दोनों सेट में अलग अलग इनपुट के लिए मुझे आंसर भी अलग अलग मिल रहे हैं। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे 1 2 एंड 3 डिफरेंट इनपुट है और यही डिफरेंट इनपुट के लिए मुझे आंसर भी डिफरेंट मिल रहा है। इट मीन्स व्हाट, अगर मैंने 1 इनपुट लिया तो मुझे आंसर मिल रहा है ए, अगर मुझे 2 आउटपुट इनपुट लिया तो मुझे आउटपुट मिल रहा है बी, अगर मैंने 3 एज द इनपुट लिया तो मुझे आउटपुट मिल रहा है सी। दिस इज 1 1 फंक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? सो अवर सेकेंड फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। यानी इससे नाम से ही पता चल जाता है मेनी इनपुट के लिए एक आपका आउटपुट होगा। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is said to be a many one function if two element of set A has same image in B। यानी A के अलग अलग एलिमेंट के लिए आपको सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है। आप यहां से देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने इसको बोला है सेट A एंड इसको बोला है सेट B। सेट A में कितने एलिमेंट है? A, B एंड C। और सेट B में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। सर मुझे यहाँ A इनपुट, जब भी मैंने A इनपुट लिया तभी मुझे आंसर मिल रहा था 2, और जब भी मैंने इनपुट 2 लिया तो भी मुझे आंसर मिल रहा है 2। इसका मतलब दो अलग अलग इनपुट के लिए आपको आंसर कितने मिल रहे हैं? 1। अगर मैंने इनपुट C लिया तो मुझे आउटपुट मिल रहा है 4। ये एक ही 1 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अलग अलग इनपुट के लिए आपको आंसर मिल रहा है 1, इसलिए हम बोल सकते हैं इट इज मेनी वन फंक्शन। अगर स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है उसकी रेंज बोलो तो आप क्या लिखने वाले हो? डेफिनेटली परफेक्ट रेंज ऑफ फंक्शन इज, हम लिख सकते हैं 2 and 4। ओके, और मैं आपको बोलूं को डोमेन ऑफ फंक्शन, सर इट इज 1 2 3 and 4। मैं आपको बोलूं डोमेन ऑफ फंक्शन, सर डोमेन तो क्या है मेरे पास? A, B एंड C। अगर स्टूडेंट्स इसके लिए मैं बात करूं आपको कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो सर डोमेन में सारी इनपुट वैल्यू 1 2 एंड 3। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा? सर आपको रेंज कौन सी मिल रही है? A, B, C। और को डोमेन ऑफ फंक्शन, यस इट इज A, B, C। तो सर इससे हम और एक बात भी बोल सकते हैं, अगर मेरा फंक्शन 1 1 है तो उसका रेंज एंड को डोमेन इक्वल होगा। आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर मेरा फंक्शन 1 1 है तो उसका रेंज एंड को डोमेन दोनों इक्वल होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो स्टूडेंट्स हम आज के सेशन में इतना रखते हैं, अगला डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।